कल हमने बात की थी कि तीन तरह के रेडिएशंस होते हैं और उनके नाम क्या है? अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस। सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी आई होप, और साथ उन्हें आवाज भी आ रही होगी। इट इज इनफैक्ट अ पार्टिकल, अल्फा रेडिएशन से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। सो रेडिएशन तो ये है, लेकिन ये रेडिएशन दरअसल किसी पार्टिकल की है। रेडिएशन से क्या मुराद है? रेडिएशन से मुराद है कि ये ना जब ट्रेवल करता है तो इट ट्रेवल्स इन वेव फॉर्म। किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? वेव फॉर्म में। और ये निकलता है किसी सब्सटेंस में से। एक बात इससे ये मुराद है कि ये वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है। और नंबर टू, ये कोई सब्सटेंस है जो इसको रिलीज करता है। कोई सब्सटेंस रिलीज करता है, सब्सटेंस रिलीजेस इट। और नंबर थ्री, ये अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स न्यूक्लियस ऑफ मदर सब्सटेंस एज वेल एज अदर्स। इसका मतलब है कि ये जो जिस न्यूक्लियस में से निकला है उसको भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है ना? इसे देखो ना, आप आ गया जो इससे इस रो को पहले फिल कर लो। देखो ना, मिसाल के तौर पे आपके मुंह से कोई बात निकली है, तो बात का तो ऐसा होता है ना कि ये बात जो आपके मुंह से निकली है दूसरे को इम्पैक्ट करेगी। लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है कोई बात बोल के आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। आप वो बात बोल रहे हैं, आपको भी उसका कसर। वेयर आर योर नोट्स? यू डोंट हैव देम। यू आर सपोज टू गेट देम टुडे। दो नोट्स। तो इसी तरह से ये न्यूक्लियस में से जब निकलता है तो ये उस न्यूक्लियस को जिसमें से निकला है उसको भी इम्पैक्ट करता है, और जिस और जाके एटम को हिट करेगा उसको भी इम्पैक्ट करेगा। ये रेडिएशन लफ्ज का मुराद ही है। लफ्ज रेडिएशन से ये तीन बातें मुराद होती हैं। तो ये पार्टिकल है। सबसे पहले तो ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि अल्फा भी पार्टिकल्स है, बीटा भी पार्टिकल्स है, लेकिन जो गामा है वो पार्टिकल्स नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी ये एनर्जी है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? मुझे मुझे भी बताते, मैं भी ट्रेनिंग करता। आपने तो चेन भी डाली है साथ वो। गन भी होगी आपके पास साथ, है ना? हाँ। सो ये बात लाजमी है बतानी कि ये जो पहले दोनों है अल्फा और बीटा, दे आर बेसिकली पार्टिकल्स, और जो गैमा है वो पार्टिकल नहीं है, वो जस्ट एनर्जी है, वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। फिर इसको हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता क्या है? इट इज बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल है प्यारे बेटे। ये हीलियम न्यूक्लियस इसलिए कहलाता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो चार इसका मैस बन जाता है। और इसमें टू पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कोई न्यूक्लियस नहीं। अब ये हमने हीलियम का बनाया। अब अल्फा पार्टिकल का देखिए। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स, टू पॉजिटिव चार्ज। तो चूंकि हमने पहले ये डिसाइड किया हुआ था कि किसी की भी आइडेंटिटी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आइडेंटिटी कौन होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम इनको हीलियम न्यूक्लियाई ही कह देते हैं। ठीक है? क्योंकि आइडेंटिटी किसी की क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन, हर पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके ऊपर दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब दो न्यूट्रॉन्स ना भी हो तो अल्फा पार्टिकल की पास चूंकि दो प्रोटॉन है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है? हीलियम न्यूक्लियस होने की। और इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा अच्छा। और इरहा का नहीं अभी रिस्पॉन्स आया? इरहा का नहीं आया अभी? हाँ जी, किंग आ गई। इसी तरह बीटा पार्टिकल्स को देख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन को रिजेंबल करता है। किसको रिजेंबल करता है? इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन की तरह ना होने के बराबर होता है, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? सिमिलर, उससे सिमिलर है। और इट इज नोन एज, इसको गैमा रेज कहते हैं। वही गैमा रेज जिससे ब्रूस बैनर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? देयर इज अ गाय कॉल्ड ब्रूस बैनर इन मार्वल। ब्रूस बैनर बिकम्स हल्क। वालेकुम सलाम। लेट है आप लोग? कौन नहीं थे? खैरियत है जो साहब? क्यों नहीं जी जो साहब? सो आगे चलते हैं जी।
इट्स रिलेटिव मास इज 4, इसका रिलेटिव मास कितना है? 4 है। एंड इट्स रिलेटिव चार्ज इज 2 पॉजिटिव। ये अल्फा पार्टिकल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है। फिर इसका नेग्लिजिबल मास है, चार्ज इसके ऊपर 1 नेगेटिव है। फिर इसके बाद इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं, कुछ भी नहीं। मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये दिखाने के लिए कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं। इसके बाद कंपैरिजन हो रहा है इनकी स्पीड का। इसकी स्पीड इज 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट है उसका 10% इसकी स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बोला, जरा साइड पे लिख के देख लेते हैं। हमने कहा था राउंड ऑफ करके कि 3 × 10⁻⁸मीटर्स पर सेकेंड, राइट। उसका 10% कितना बनता, यानी इसकी स्पीड 10% बनानी है तो कितनी बनेगी? दैट वुड बी 10⁻⁷। ओके हो गया। इनकी स्पीड इज 60 to 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दैट्स अ लॉट। इसका मतलब है 6 to 7 टाइम्स स्पीड उससे ज्यादा है अल्फा पार्टिकल से। क्यों? अल्फा पार्टिकल्स आर हैवियर, द हैवियर अ बॉडी इज, विद द सेम एनर्जी इफ दे आर ट्रेवलिंग, तो द मोर टाइम इट इज गोइंग टू टेक। और फिर ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, गामा रेज पार्टिकल है ही नहीं, तो कौन सी स्पीड से ट्रेवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। यस। ओके। व्हेन न्यूक्लियस एमिट्स, जब न्यूक्लियस एमिट करता है जनाब एन अल्फा पार्टिकल, its atomic number decreases by 2 and mass decreases by 4। प्लीज जरा गौर से देख लीजिए, जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो भी इसका एटॉमिक नंबर का, जो भी इसका एटॉमिक नंबर था, इसके एटॉमिक नंबर में आप देखिए 2 माइनस हो जाएंगे। और जो भी इसका मास नंबर था उसमें से 4 माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया। क्या रिलीज किया? अल्फा पार्टिकल रिलीज किया है ना। तो फिर अल्फा पार्टिकल रिलीज किया है तो इसका न्यूक्लियस चेंज हो गया है। इसका न्यूक्लियस क्या हो गया है? चेंज हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये न्यू एलिमेंट बन गया। वाई क्यों लिखा है? क्योंकि हर एलिमेंट की जो पहचान है वो कौन है? उसका एटॉमिक नंबर। कौन है उसकी पहचान? जब प्यारे बच्चे बीटा पार्टिकल निकलता है ना, तो इसका एटॉमिक मास सेम रहता है, क्योंकि उसके अंदर देखे ना, ये तो नेगेटिवली चार्ज है। ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। इसके अंदर कोई मास तो इसका ना होने के बराबर है। लेकिन इसका जो प्रोटॉन नंबर है ना, वो इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? ये यूनिक बिहेवियर है इसका, कि न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल, न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल एमिट करता, मास रिमेन्स द सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाता। एटॉमिक नंबर 1 से। आप प्लीज ये भी देखिएगा कि ये सब्सटेंस है, जिस जब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन जैसे लिखते हैं, तो एरो के बाद इधर ये दो सब्सटेंसेस आ रहे हैं हमारे पास। क्या? एक नया एलिमेंट और एक अल्फा पार्टिकल। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी एक नया एलिमेंट और एक बीटा पार्टिकल बन रहा है, लेकिन साथ यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है। ये क्या है बच्चे? कौन सा? ये जो इसमें से एनर्जी रिलीज होनी है उसको कहते हैं। आगे चलते हैं। गैमा हैज दी हाईएस्ट, ये पेनिट्रेशन की बात आ गई, इसको छोड़े भी। हम्म। जब गैमास बेटे, गैमा रे रिलीज होती है प्यारे बेटे, तो आप देख सकते हैं कि कोई उसके अंदर चेंज नहीं आया, किसी किस्म के भी एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मास भी सेम है। इसलिए पहले भी एक्स था, बाद में भी एक्स है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अब जरा इनके कुछ और कंपैरिजन हैं। इन कंपैरिजंस को भी मैं डिफरेंट कलर से इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको पता लग जाए कौन सी चीज किसके साथ कंपेयर्ड है। आई थिंक मुझे इस पेज को भी री डिजाइन कराना चाहिए, ताकि जो चीज इसके साथ कंपेयर्ड है उसके सामने लिखी हो, पढ़ने में और आसानी होगी। अल्फा पार्टिकल्स हैज लेस पार्टीशन पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का क्या मतलब है? आपको याद होगा कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, तो जो अंकल रुदरफोर्ड थे, उन्होंने क्या किया था? गोल्ड फॉइल के ऊपर बीम थ्रो की थी अल्फा पार्टिकल। लेस पेनिट्रेशन का मतलब है सारे पार्टिकल्स अंदर से नहीं गुजर रहे थे। क्या हो रहा था? कहीं ना कहीं कोई डिफ्लेक्शन हो रही थी। और डिफ्लेक्शन क्या हो रही थी? देखिए, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो रही, कुछ जा भी रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। जो वो कर, आपका सवाल है। हाँ बोल रहे हो। ग्रीन ग्रीन की है वो समझ नहीं आया।
ये भाई मैंने बताया, ये कंपेयर किया है कि ये अल्फा पार्टिकल जब इमिट होते हैं तो ये होता है, बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं तो ये होता है, गामा पार्टिकल इमिट होते हैं तो ये होता है। अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं तो नया वो एलिमेंट न्यू एलिमेंट में चेंज हो जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 लेस होता है और मास 4 लेस होता है। बीटा पार्टिकल जब डिके निकलता है बीच में से, इसको बीटा डिके कहते हैं, तब भी एलिमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन अब एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर। और गैमा रे जब निकलती है तो कोई ना एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ता है ना एटॉमिक मास पे फर्क पड़ता है। ठीक है जी, इसमें कुछ समझने का नहीं था, शायद याद करने की बात है। ठीक है जी। अल्फा पार्टिकल की लेस पेनिट्रेशन होती है, बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन को हम कहते हैं कि मीडियम पेनिट्रेशन है। मीडियम क्यों कहते हैं? कंपेयर टू गैमा, गैमा की हाईएस्ट पेनिट्रेशन, यानी सबसे ज्यादा रेज जो गुजरेंगी वो कौन सी होंगी? गैमा रेज होंगी। कौन सी होंगी? सबसे ज्यादा जो रेज आप में से गुजर जाएंगी वो कौन सी होंगी? क्योंकि वो पार्टिकल नहीं है, किसी से हिट नहीं हो रहा। गामा रेडिएशन जो होती है बेटे, ये जिसमें से निकलती है उसको इफेक्ट तकरीबन कम ना करने के बराबर इफेक्ट करती है, जिस पे पड़ती है उसको इफेक्ट ज्यादा करती है। बीटा और अल्फा में आप देख सकते हैं कि जिसमें से निकल रही है उसको भी इफेक्ट कर रही है, गामा जिसमें से निकल रही है उसके एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज नहीं ला रही। फिर आ जाते हैं जी, इनकी पेनिट्रेशन है कितनी, इसको भी पर्पल से ही कर रहा हूँ। इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर है इन एयर, यानी अगर कहीं पे ये पड़ा हो ना कोई सब्सटेंस जिसका अल्फा डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल, तो 5 से 7 मीटर तक, सेंटीमीटर तक ना, ये क्या होता है, हाईली फील होने वाली चीज है। यानी ये कप है ना, अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल्स डिके कर रहे हैं ना, तो ये जो चेयर है ना जिसके ऊपर ये कप मेरा सामने पड़ा हुआ है, ये चेयर का हैंडल इसको बहुत ज्यादा शिद्दत से फील करेगा। मेरी टांग तक बड़ी शदीद फीलिंग आएगी, मेरी टांग इससे 5-7 सेंटीमीटर के फासले पे है, लेकिन मेरे चेहरे तक इसका इम्पैक्ट उतनी तेजी से नहीं आएगा। जो बीटा पार्टिकल्स है उसकी 100 से 50 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन है। 100 से 50 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन का, 150 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि वो दूर तक, यानी यहाँ से ये तकरीबन आप तक पहुंचने का, ये सामने में रूर बैठी है, ये अब्दुल्ला बैठा है, यहाँ तक तकरीबन ये बीटा पार्टिकल डिके जब होगा तो बीटा से जो बीटा पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, जो रेडिएट कर रहे हैं, यहाँ तक जाके इम्पैक्ट डालेंगे। जो गामा रेज होती हैं वो कुछ सेंटीमीटर लेड एंड कंक्रीट के भी आगे चली जाती हैं। इसका क्या मतलब है? आपने सुपरमैन देखे हैं बेटे? सुपरमैन देखें? सुपरमैन के पास होता है एक्सरे विजन होती है। यस, यस और नो? व्हाट इज एक्सरे विजन को बताएगा? ही कैन सी थ्रू वॉल्स, ही कैन सी थ्रू। तो लेकिन कोई चीज होती है, ही कैन सी थ्रू एवरीथिंग एक्सेप्ट, कोई ऐसी भी चीज है ना जिसके पार वो नहीं देख सकता है? नो, नॉट एट ऑल। कोई बता सकता है? एक्सेप्ट लेड, लेड के पार वो नहीं देख सकता। लेड यानी कि वही पीबी। तो वो लूथोर ने जब भी कोई बॉम्ब शॉम्ब कहीं लगाना होता है, किसी को छुपाना होता है या सुपरमैन से कोई चीज बचानी है, उसकी लेड की लाइनिंग कर देते हैं टिकट। राइट? क्यों? क्योंकि लेड में से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का निकलना तकरीबन नामुमकिन है। तकरीबन, तो द आइडिया इज के सुपरमैन की आंखों में से रेडिएशंस निकलती हैं जिनके जरिए वो देख सकता है। ये जो पहले कॉमिक्स लिखे जाते थे अच्छी खासी रिसर्च करके लिखे जाते थे। हैंस गामा रेज की इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिव है कि वो लेड और कंक्रीट में से भी कुछ सेंटीमीटर तक आगे चले जाते हैं। अब आप अंदाजा करें कि जहां न्यूक्लियर साइट्स होती हैं, आजकल वो हो रहा है ना, जंग हो रही, तो न्यूक्लियर साइट्स के करीब करीब अटैक हो रहा, तो सबसे पहली टेंशन क्या पड़ जाती है बॉम्ब फेंकने के बाद, कि कहीं वहां पे दीवार तो नहीं टूट गई। वो दीवार, जो मोटी दीवार होती है, कई कई फुट मोटी दीवारें होती हैं और जमीन के कई फुट नीचे होता है, वहां से अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन हम रोक लेते हैं, गामा की उधर भी नहीं रुकती हमसे। जरा सा उसमें ब्रीच हो गया, दीवार हिल गई है, क्रैक हो गया, तो वो रेडिएशन बाहर निकलेगी। वो रेडिएशन क्या करेगी? फिर सारे न्यूक्लियस को, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तोड़ती जाएगी, म्यूटेशन होगी, पीपल विल फॉल सिक, कैंसर होंगे और बहुत ज्यादा कत्लो गारत करी होगी। हमारे यहाँ पे तो कवानीन थोड़े उतने सख्त नहीं है, वेस्ट में बहुत सख्त हैं, ईस्ट के ईस्ट नॉर्थ में बहुत सख्त हैं, कि इवन जो रेडियो एक्टिव मटेरियल फैक्ट्रियों से निकलता है जिसको नाले नदियों में बहाया जाता है, वो अगर किसी ऐसी जमीन के पास से गुजर रहा है जिस जमीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन जारी है,
कोई स्कूल, कोई समथिंग लाइक दैट, जहाँ लोगों के रहने का अंदेशा है। तो अगर अगली नस्ल में जाके भी किसी को कैंसर होता है, वो फैक्ट्री को पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं भाई पैसे दो, तेरी वजह तो बंदा मर रहा है। ठीक है, तो साबित अगर हो जाए तो। ये जब रेडिएशंस होते हैं प्यारे बेटे, अच्छा इनके बारे में क्या है जनाब, ये लिख लेते हैं साथ, ये भी वही बात, कॉमन बात चल रही तो। ये बेटे पेपर या ह्यूमन स्किन से पार नहीं गुजरते। ये पेपर या ह्यूमन स्किन से पार नहीं गुजरते। कौन पेपर या ह्यूमन स्किन से पार नहीं गुजरते? एक सेकंड, जरा पेंसिल जरा थक गई है शायद। सही पे 2 मिनट रुक जाओ, नोट्स पे जाओ, नोट्स पे खेलो थोड़ी देर। चार्जिंग है तो ये सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक पेंसिल गॉट डिस्कनेक्टेड फॉर सम रीजन। स्टिल लुक्स लाइक इट्स कनेक्टेड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आ गया वापस कनेक्शन? जी आ गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो एज आई वाज सेइंग, भाई ये जो है ना हमारे पास, दिस, ये अल्फा पार्टिकल्स ना ह्यूमन स्किन के अंदर से पास करते हैं। ये जो है भाई कैन इजीली पास थ्रू पेपर और ह्यूमन स्किन। अब बेटे जरा, बट कैन नॉट पास थ्रू लेड और कंक्रीट। और ये भाई लेड और कंक्रीट में से पास कर जाते हैं कुछ सेंटीमीटर के लिए। अब मैंने कहा था, जरा वापस इस बात पे आ जाए। मैंने कहा था भाई, आई सेड कि ये क्या करते हैं, अफेक्ट्स द न्यूक्लियस ऑफ मदर सब्सटेंस एज वेल एज अदर्स। डिड आई से दैट? यस और नो? क्या मैंने यही कहा था? मदर सब्सटेंस को भी और अदर्स को भी ये अफेक्ट करता, राइट? यही बताया था रेडिएशन का मतलब। सो अदर्स को ये क्या करता है? अदर्स को जो करता है उसको हम कहते हैं आयनाइजिंग। क्या कहते हैं हम उसको? तो भाई हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर किसके पास होती है? अल्फा पार्टिकल के पास। यानी आप सोचें कि बॉलिंग बॉल्स हैं, वो बॉलिंग पिन्स नहीं होती, पड़ी हुई हैं, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट फर्ज करें साइजेस के बॉल्स हैं जो आपने फेंकने हैं, जिनके डिफरेंट मैसेज हैं। जिसका मैच ज्यादा होगा और साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा लोग बॉल्स को हिट करेगा, या जिसका कम होगा वो ज्यादा को हिट करेगा। तो फिर सबसे हाईएस्ट कौन है? अल्फा पार्टिकल। इनकी पावर को कंपेयर टू देम ये भी बड़ी हाई होती है, बट इट इज कंसिडर्ड मीडियम आयनाइजेशन पावर। और इनकी लीस्ट आयनाइजिंग पावर। फिर इंपॉर्टेंट बात देखिए, भाई ये बड़े पार्टिकल्स हैं, आराम से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये डिफ्लेक्ट होते हैं। चार्ज है ना, ये बेटा ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में। भाई इन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, हर तीसरे पे डायग्राम आती है। और उन्होंने पूछना होता है आपसे, हाँ भाई ये किधर जाएगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रे? ठीक है प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को एक दफा देख लेते हैं। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये बात याद रखनी है आपने। ये क्यों है? क्योंकि ये हल्के हैं साइज में। इस साइज में अल्फा पार्टिकल्स आर हैवियर। अल्फा पार्टिकल्स आर, अहमद आप फैन ऑन कर देना प्लीज, थैंक यू। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हैवियर है। अल्फा पार्टिकल्स आर, तो फिर उन्हें रोकना, यूं समझे कि ट्रॉला आ रहा है आपके पास, ठीक है, आपने साइडों में मैग्नेट्स लगाए हैं उसको ऑफ रोड करने के लिए, या हवा आपने बड़े बड़े फैंस लगाए हैं उसको ऑफ रोड करने के लिए। तो कौन सी गाड़ी ज्यादा इंपैक्ट करती है? मेहरान ज्यादा जल्दी इंपैक्ट होगी या 22 व्हीलर? मेहरान इफेक्ट। तो बीटा पार्टिकल्स आर काइंड ऑफ मेहरान, एंड अल्फा पार्टिकल्स आर काइंड ऑफ 22 व्हीलर ट्रॉलर। और गैमा रेज ने तो कोई इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं होना। यहां तक कोई प्रॉब्लम? प्लीज ये देखिएगा, ये डिफ्लेक्शन है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से ये? कौन सा डिफ्लेक्शन है ये? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ किस तरह से होता है? एज कंपेयर टू द चार्ज। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं तो वो किस प्लेट की तरफ गिरेंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ गिरेंगे। बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव होते हैं तो वो किस प्लेट की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव पार्टिकल। गैमा रेस न्यूट्रल होती हैं तो वो किसकी तरफ जाएंगी? ना इधर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। आर वी क्लियर सो फार? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यू विल कम बैक टू द लेफ्ट हैंड रूल। इस पे आ जाएंगे आप? कोई कंफ्यूजन? अभी आगे जाके उसकी भी डिस्कशन आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें, मैं 1 मिनट के लिए इसको स्टॉप करता हूँ ताकि आप सवालात पूछ लें अपने। अच्छा जी, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफ्लेक्शन। किसकी डिफ्लेक्शन थी? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा वो भी मैं यहीं लिख देता हूँ।
इन मैग्नेटिक फील्ड यूज राइट हैंड रूल फॉर अल्फा पार्टिकल्स एंड लेफ्ट हैंड रूल फॉर बीटा पार्टिकल्स। ठीक है। यस। ओके हो गया कि नहीं? समझ आई बात कि नहीं? समझ आ गई? ओके। अब आ जाते हैं कि रेडिएशन को हमने डिटेक्ट कैसे करना होता है। मैं मैम को मैसेज कर देता हूँ कि मैम तब तक हमें वर्कशीट दे दें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जरा लैपटॉप खोल के देखिएगा, रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स की वर्कशीट्स को पिछले साल की बनी हुई हैं, तो प्लीज वो मुझे व्हाट्सअप कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। डिटेक्टिंग रेडिएशन, पता कैसे लगता है कि रेडिएशन हो रही है प्यारे बेटे? इससे पहले कि हम डिटेक्टिंग रेडिएशन पढ़ें, मैं चाहूंगा आपको एक और चीज समझा दूं यहीं पे। उसके लिए अपना रजिस्टर कोई निकाल लीजिए प्लीज। सीएस वाले बच्चों को प्रोबेबली ये काम बहुत आसान लगेगा, बिकॉज ऑफ वन थिंग और दी अदर, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग वर्किंग अबाउट, वो कोई पिक्सल्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं। कैन यू गाइस सी ऑन द स्क्रीन दैट देयर आर डॉट्स हियर ऑन द पेज? कंसीडर दैम पिक्सल्स। क्या कंसीडर करें? पिक्सल्स। क्या कंसीडर कर लें उन्हें? पिक्सल्स। क्या कंसीडर कर लें? व्हाट हैपेंस इज, आप समझे जहां आप बैठे हैं, यानी जहां से आप स्क्रीन को देख रहे हैं, समझे यहां पर आपके पास एक गन है। और कौन सी गन है? जिसमें से लाइट की बीम आती है। क्या आता है जिसमें से? और ये लाइट की बीम यहाँ बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सेंट्रलाइज्ड है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मैंने अभी तक जो कहा? जी प्यारे बेटे। यस सर। हैं? पिक्सल्स क्या? जी जी, पिक्सल्स भी ग्रिड की फॉर्म में कंसिडर होते हैं ना हमारे पास। पिक्सल्स की भी काउंटिंग हम ऐसे ही करते हैं, ग्रिड की सूरत में कंसिडर करते हैं पिक्सल्स को। ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको 0 0 कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हमारा ग्राफ का ग्रिड होता है। अब हमने कोई भी तस्वीर स्क्रीन पर लेनी है, इस स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो ये जो लाइन है, हमें इसको कहीं राइट लेफ्ट कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा ना। वी वांट दिस टू मूव राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, राइट? सब जगह मूव कराना है ना हमने, कि नहीं मूव कराना? यस और नो? तस्वीर बनानी है। अच्छा, फिर अगर मैं इस पे, ये जो पेज मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये जो येलो शेड का पेज है, अगर मैं इसके ऊपर एक फिल्म लगा दूं, फिल्म से मुराद ये एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर लाइट पड़े तो वो आयनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है वो? पुराने जमानों के कैमरों में यही फिल्म यूज होती थी। आप पिक्चर खींचते थे तो लेंस आगे से, फिल्म के आगे से कवर हटता था, लाइट पड़ती थी उसके ऊपर और वो आयनाइज हो जाता था। जहां जहां लाइट पड़ती थी वहां वहां कोई ना कोई पिक्चर डेवलप हो जाती थी। इट वॉज काइंड ऑफ लाइक पुटिंग अप कॉइन। जल्दी आ जाना, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूँ। इट वॉज लाइक पुटिंग अ कॉइन बीनीथ अ पेपर एंड देन शेडिंग दैट पेपर। तो जो कॉइन की इमेज होती थी वो उसके ऊपर ड्रॉ हो जाती थी, राइट? अब मैंने क्या क्या बात आपको बताई है, जरा साइड पे नोट कर लेते हैं। वेयर एवर द लाइट हिट्स ऑन द स्क्रीन, इट इज आयोनाइज्ड। इट्स मुराद स्क्रीन इज आयोनाइज्ड। हेलो। अभी कर लिया। स्क्रीन इज आयोनाइज्ड। स्क्रीन क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। अब आयोनाइज्ड परमानेंटली हो जाती है। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसको ऐसे कर लिया कि हमने उसको टेम्परेरीली आयोनाइज करा लिया। क्या करा लिया हमने? टेम्परेरीली आयोनाइज करा लिया। तो टेम्परेरीली क्या हो गया? उसके ऊपर एक इमेज ड्रॉ हो गई। इससे क्या होगा? एन इमेज अपीयर्स। इससे क्या होता है? इमेज अपीयर हो जाती है। इससे क्या होता है? इमेज अपीयर हो जाती है। यानी आप यूं समझेंगे ये पेज है, इसमें जहां जहां मैं पेन फेर रहा हूँ वहां वहां से ये आयोनाइज हो रहा हो अगर, तो ये इमेज ड्रॉ करता रहेगा ना। और अगर ये टेम्परेरी होगा तो थोड़ी देर बाद वो इमेज गायब हो जाएगी। जैसे बच्चों का एक टॉय मिलता है,
एक स्क्रीन मिलती है ना बच्चों की, 7 पेन होता है, वो जहां जहां बच्चे ड्राइंग करते रहते हैं नीचे से बटन प्रेस करते हैं, सारी वो तस्वीर मिट जाती है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, दैट्स नॉट आयनाइजेशन। लेकिन हमारे पास एक फिल्म है जो आयनाइज हो जाती है जहां लाइट पड़ती है। ये रेड डॉट इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्क्रीन के पीछे एक गन लगी हुई है जिसमें से एक बीम ऑफ लाइट आती है जो यहाँ है, राइट। अब अगर मैं इस बीम ऑफ लाइट को मूव कर सकता हूं, जैसे कि ये मैं मूव कर रहा हूं, अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट, आई कैन क्रिएट पिक्चर्स। मैं क्या कर सकता हूँ फिर? आई कैन क्रिएट पिक्चर्स। इफ वी कैन manipulate the movement of the beam, we can create pictures। क्या क्रिएट कर सकते हैं? पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन, राइट। क्या क्रिएट कर सकते हैं? पिक्चर्स ऑन द। अब हमें किस किस तरफ को उसको मूव कराना है? राइट, लेफ्ट, अप एंड। सो व्हाट वी डू इज, फॉर दैट पर्पस हम करते क्या है, इस स्क्रीन को दो हिस्से बना देते हैं। हम एक तरफ इसके प्लेट्स लगा देते हैं, कौन सी? जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होती हैं। आपको पता है कि इफ इट इज अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इफ इट इज अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स, तो ये जो राइट और लेफ्ट पे हमारे जो प्लेटें लगी हैं, ये इसको डिफ्लेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? यस और नो? करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी। तो इनके अंदर जो सर्किटरी है, वो सर्किटरी हमारे कंट्रोल में होती है। हम इसको कम ज्यादा करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को कम ज्यादा करते हैं, जिससे ये जो रेड डॉट है, ये राइट और लेफ्ट को मूव कर सकता है, राइट। वो लाइट बेंड होगी ना, वो जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आ रही है, हमने अभी ऊपर पढ़ा इलेक्ट्रिकल फील्ड में, वो बेंड होती है, राइट। अल्फा पार्टिकल्स की हो या बीटा पार्टिकल्स की हो। बेटे ऊपर नहीं दे, आपके नोट्स का है, तो को निकालो ना, नोट्स पे लिख लो ये बात, रजिस्टर पे लिख लो, नहीं नोट्स पे लिखनी तो अब सिर्फ राइट लेफ्ट क्या मूव करने से पिक्चर बन सकती है? नो। राइट लेफ्ट पे सिर्फ ये हो सकता, वी नीड इट टू मूव अप एंड डाउन एज वेल, राइट। एंड फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर और नीचे मैग्नेटिक पोल्स डेवलप कर देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये भी कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाले। कौन से? ताकि इन्हें भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, यूं ये लाइट की बीम अप एंड डाउन भी मूव कर सकती है, एंड हेंस वी आर एबल टू क्रिएट डिफरेंट पिक्चर्स। इस डिवाइस का नाम, ये जो स्क्रीन है इसके पीछे जो ट्यूब लगी होती थी, वो ट्यूब होती थी, वी कॉल्ड इट कैथोड रे। कौन सी रे? क्योंकि उसमें से कैथोड रेज निकाली जाती थी। कैथोड रेज क्या है? कैथोड रे क्या होता है? एक्चुअली आई शुड कॉल इट कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या चीज है? दैट्स ऑल पार्ट ऑफ ए लेवल का सिलेबस। पर नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रू दिस रेडिएशन की ये जो अंडरस्टैंडिंग है, वी कुड क्रिएट दिस। और हमारे जो पुराने मॉनिटर्स होते थे, ओल्ड टीवीज एंड मॉनिटर्स यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी। उनके अंदर अगर किसी ने कभी पुराना टीवी खुला देखा है, तो वो टीवी की शक्ल इस तरह की होती है, यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, एंड देन यहाँ से ऐसे करके एक ट्यूब पीछे जा रही होती है। दैट्स व्हाई दे वर सो बल्की। इतने बल्कि इसीलिए होते थे, अगर किसी ने वो देखा हो। सो यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट आती थी और वो इस स्क्रीन पे पड़ती थी, और हम यहाँ पे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मैनिपुलेट करते थे कि किधर मूव करना उसने, और अकॉर्डिंगली पिक्चर ड्रॉ हो जाती। वी गुड ऑन दिस? आगे चले? बुला लें, ये ले मैं एक सर मिनट। मैं थोड़ा लेट आई थी, सॉरी। जी आई नो, अब थोड़ी लेट आई हैं, खैरियत है, तबीयत ठीक? चलो भाई, बलाज और केडी देख ले, ध्यान पूरा पढ़ाई पे नहीं है। अच्छा जी। रेडिएशन अब डिटेक्ट कैसे होती है? आप आंखों से तो देख नहीं सकते इसको, तो डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं।
इट इज इम्पोर्टेंट टू रेगुलेट एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू रेडिएशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता हो कि आप रेडिएशन को कितना एक्सपोज हो रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज द मोर यू आर एक्सपोज द मोर देयर इज चांस ऑफ यू गेटिंग कैंसर। कैंसर हो जाता है इससे। इससे क्या होता है? कहता है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय पर्सन इज कॉल्ड द डोज। इसको क्या कहते हैं? डोज है। आयनाइजिंग न्यूक्लियर रेडिएशन इज मेजर्ड यूजिंग अ डिटेक्टर, और उसको हम कहते हैं काउंटर। क्या कहते हैं उसको हम? Sir, काउंट रेट क्या होता है जी बेटे? can you forward this in group? जी बेटे किए हुए हैं पहले से, दोबारा भी कर देंगे इफ यू हैवंट सीन इट। काउंट No, रेट I क्या होता है? haven't. काउंट रेट होता है इज द नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड। नंबर ऑफ डिकेज, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर। एक डिटेक्टर जो भी काउंट रेट डिटेक्ट करता है वो करता है पर सेकेंड। किसके हिसाब से डिटेक्ट करता है? पर सेकेंड। किसके हिसाब से करता है? एंड रिकॉर्डेड बाय द काउंटर। Count rate is the number of decays per second recorded by a detector or recorded by the counter. It is measured in counts per second या counts per minute। आमतौर पे इसको counts per second या counts per minute में काउंट किया जाता है। The count rate is standard unit counts per second है, लेकिन आम रूटीन में बात करते हुए हम counts per minute ही लेते हैं। ठीक है? पर सेकंड एवरेज निकालनी मुश्किल होती है। द काउंट रेट डिक्रीजेस द फर्दर द डिटेक्टर इज फ्रॉम द सोर्स। जाहिर बात है जितनी आप दूर होगा उतना काउंट रेट कम होता जाएगा। ठीक है? द दिस इज बिकॉज द रेडिएशन बिकम्स मोर स्प्रेड, क्योंकि रेडिएशन स्प्रेड आउट हो चुकी होती है, और जितनी दूर आप जाते जाएंगे उतनी रेडिएशन स्प्रेड आउट होती जाएगी। बेटा ये कोई जिंजर मुलर ट्यूब है। असल में इसका नाम है गाइजर म्यूलर ट्यूब। मैं इसको आराम से, मेरे से ये नाम जर्मन नाम है, नहीं बोला जाता। मैं इसको कहता हूँ जिगर है अपना। ये कौन है? पता नहीं, दोस्तों में कहते हैं ना यार अपना जिगर है। ये वो वाला जिगर है हमारे लिए। क्या है हमारे लिए? क्योंकि नाम से किसी ने इसकी बायोग्राफी पूछनी है, ना किसी ने पूछना इसकी शादी कब हुई थी, ना किसी ने पूछना इसके बच्चे कितने हैं, ना किसी ने पूछना था इसके तलाक क्यों हुई है। किसी ने पूछना तो ज्यादा से ज्यादा किसी ने जिक्र कर दिया कि जिगर म्यूलर हमने काउंटर यूज किया हुआ। तो हमें कोई इसका नाम याद करने की जरूरत। भाई जिगर साहब ने जो बनाई थी डिवाइस, ये सबसे ज्यादा कॉमन ये है, इस तरह की उसकी शक्ल है। दिस इज कर्टसी ऑफ सेव माई एग्जाम्स, जहां से ये ली गई है तस्वीर। इस तरह की इसकी शक्ल होती है। इट मैटर्स, और इसमें क्या होता है? दिस मेक्स क्लिक, क्या करती है? क्लिकिंग साउंड या काउंटेड डिस्क। पुराने जो थे वो क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे, नए जो है उनके पास यहाँ पे एक एलसीडी लगी हुई है जिसपे काउंटेड नजर आता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको 34 लिखा नजर आ भी रहा होगा। दैट्स काउंटेड। अब एक चीज है जिससे आपको फेमिलियर होना चाहिए, वो है बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या चीज है? ये फोन भी बेटा रेडिएशंस कर रहा है। मेरे हाथ में जो फोन है ये रेडिएशंस, आईपैड भी रेडिएशंस कर रहा है, एवरीथिंग इज डूइंग रेडिएशंस। लेकिन रेडिएशंस का काउंट इतना कम है कि वी कैन डील विद इट। लेकिन अगर ये ओवर हो जाए, अगर किसी बंदे के मुसलसल कान के साथ फोन लगा रहे और 24 आवर्स फोन लगा रहे, आपको पता है ना पहले कहते थे सोए मत, फोन को पास रखें अपने सराहने को। वो इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो उठा के लेने, टूथ वो क्या है, टूथ फेरी मदर क्या कहते हैं उसको, टूथ फेरी आएगी और आगे जनाब फोन चोरी कर लेगी दांत की Sir, बजाय। ना वो इसलिए होता था क्योंकि वो फोन चोरी करने आएगा, वो सर काट देगा। वो इसमें से रेडिएशन निकलते थे जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होने का खदशा होता है। वो रेडिएशन कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी रेडिएशन हैं। जी रहा, आपको कोई सवाल है? I've seen videos of AirPods exploding. Is वी this वी आर the नॉट टॉकिंग अबाउट राइट दैट। अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट रेडिएशंस। वो सर्किटरी की प्रॉब्लम है। The okay? greater frequency of clicks, the higher the count rate, the more radiation the जिगर साहब का जो ट्यूब है वो ज्यादा absorb करती है। Therefore it matters how close the tube is, how further it is। ये बातें क्यों है? इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है कि एक डिटेक्टर पास पड़ा है और एक दूर पड़ा है, तो कौन ज्यादा रेडिएशन डिटेक्ट करेगा। एग्जाम्पल बेटा अदर रेडिएशन डिटेक्टर्स की क्या है? फोटोग्राफिक फिल्म है, आपको पता है बैजेस वगैरह में यूज होती है। कहाँ बैजेस वगैरह में यूज होती है प्यारे बेटे? वो नहीं बैज होते अंदर, हम भी इंशाल्लाह अगले साल उसको इंस्टॉल करने लगे हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अटेंडेंस के लिए होता है। आप आगे करते हैं वो अटेंडेंस मशीन बैज आगे करते हैं, या एक तो अब तो उसमें मॉडर्न आ गई है ना फेस डिटेक्ट वाली।
थंब इम्प्रेशन वाली, लेकिन वो पहले बैज, जो कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, वो आपको बकायदा बैज भी साथ कैरी करना पड़ता है, टू फेस। जी, उसको बैज भी कहते हैं, अंदर कार्ड होता है। जी, मैं बैज भी उसको ही कहते हैं, बैज नॉट बैग। ठीक है सर। आप एक आधा चाइना का चक्कर लगा के आए, उससे क्या फायदा होगा, थोड़े दिन आप हमें आपको टीवी पे आना चाहिए। क्यों? चैनल तो बंदा चेंज कर लेता। ये आप मुझे कह रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ आपकी दिल बात। आयनाइजेशन चैम्बर्स होते हैं बेटे, वो डिटेक्ट करते हैं। सेंटिलेशन काउंटर्स होते हैं, और स्पार्क काउंटर्स होते हैं। these आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर्स। अगर मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आई थिंक जो पुलिस वाले यूज करते हैं वो सेंटिलेशन होते हैं। आ, जो स्पार्क काउंटर्स होते हैं, ये काउंटर्स आई थिंक वो वाले हैं। जो हमारा ये स्मोक डिटेक्टर नहीं होता, ये भी रेडिएशन काउंटर के जरिए से काम करता है। हम इसकी वर्किंग भी अभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन है जी, जिगर मिलर की ट्यूब इस्तेमाल की हमने। जी मैंने जी मैंने अभी कहा कि इसके अंदर भी रेडिएशन डिटेक्टर ही होते हैं जो काम करते हैं। आयनाइजेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से ये काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ही वो रुकती है, इसको पता लग जाता है वो मसला खराब हो गया। वो अब अभी उसकी वर्किंग आएगी आगे। तो पहले बात कर लेते हैं। जिगर साहब ने कहा है जी, ट्यूब इज यूज टू डिटेक्ट रेडिएशन इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। इफ इट काउंट्स 16,000 डिकेज इन 1 आवर, व्हाट इज द काउंट रेट? 1 आवर में उसने किया। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जरा नोट्स अपने निकाल लें। पर मिनट निकाल लें या पर सेकंड निकाल लें, आप लोग बता दें। पर सेकंड निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे, जैसे 16,000 ओवर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। कैलकुलेटर खोल लें जी भाई। क्या? 4.44. 4.44 4 4 काउंट्स पर मिनट, एलओजी। seconds. ओ सॉरी, सेकंड्स। इफ आस्क्ड टू नेम अ डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग जिगर मुलर, गुड एग्जांपल होती है। वो कभी कभी पूछ लेते हैं कोई डिवाइस बताएं, कभी भी नहीं पूछेंगे, छोड़ें इसको। रेडिएशन डिटेक्टर आपका आंसर नहीं। हाफ लाइफ पे आ जाते हैं हम। मैंने कल एक्सप्लेन किया था हाफ लाइफ क्या होती है। आप कह रहे हैं कि आपके पेपर में सवाल आया था, बाय दैट आई कैन अज्यूम आइदर यू डिड अ पास पेपर और यू डिड अ क्लास टेस्ट। हाँ, तो फिर वो मैं, आई कांट एक्चुअली, नहीं आना है यार। आपने पांच पेपर आपने पहली दफा सॉल्व करने में, पहली दफा नहीं सॉल्व कराना ना। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लेवल करने के लिए एक डायग्राम देते हैं, वो भी एक दफा आई होगी किसी पेपर में। वो बस शहजादे हैं ना, शहजादे हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाफ लाइफ बेसिस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एक डिवाइस को? मतलब मैं आपको कहता हूँ अभी बेटा जरा ना वो बनाना, मोबाइल बना के दिखाओ। मोबाइल ड्रॉ, मेरा फिजिक्स का पेपर है कि आर्ट्स का पेपर है? हाँ, मैं आपको मोबाइल बनाने का सिर्फ यही कह सकता हूँ भाई, मोबाइल में एक सर्किट होता है, आप वो सर्किट में एक रेजिस्टेंस फलां फलां चीज लगी होती है, वो लगाओ, वो बना के दिखाओ। सर्किट डायग्राम में आपसे मांग सकता हूँ। आई कांट आस्क यू टू, ये डायग्राम बनाना कैसे कोई आपके पेपर का हिस्सा हो सकता है? इट इज सो इलॉजिकल फॉर सीआईई टू आस्क यू फॉर दिस। कैमरेज वाले अगर ये पूछेंगे ना, तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ फेडरल बोर्ड ਦੇ पेपर दे लिए। इस तरह के सवाल तो ये बोर्ड वाले पूछते होते हैं। हाँ भी, डायग्राम बना के अपने टीचर की शक्ल बना के दिखाओ, जिसने ज्यादा अच्छे बनाए उसको 4 नंबर मिलेंगे। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है? आप देखते हैं कि आपके कितने, वो कल मैंने बात की थी, कितने एटम्स आपके डिके कर रहे हैं। अगर टोटल 100 ग्राम मैस है तो 50 ग्राम को डिके करने में कितना टाइम लगता है? और मैंने कहा था हाफ लाइफ आपकी कांस्टेंट होती है। इट इज द इम्पॉसिबल टू नो व्हेन अ पर्टिकुलर अनस्टेबल न्यूक्लियस विल डिके। आप कभी भी नहीं बता सकते कि वो खास न्यूक्लियस कब डिके करेगा। सामने सर, आई एम सॉरी के क्लास, ठीक है ना, जहाज वाले नोट्स इनके पास नहीं है। इनको बता दें, मैंने पहले ही कहा था आज आपने ही पढ़ाना है। उनको कहें मैंने आज देखा हुआ है बहुत ज्यादा, मैंने तो आज देखा हुआ है, मैं बताऊंगा आज। अब मैंने सर सलमान को बाई चांस कल कहा था कि सर मैं ना, हज का टॉपिक शायद आप ज्यादा बेहतर पढ़ा सकते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकूंगा, क्योंकि आप बताएंगे तो आप पूरा हर हर ईंट पत्थर का बताएंगे, कहाँ पे कौन सी ईंट पत्थर लगा हुआ है। मैं शायद उतना अच्छा एक्सप्लेन, तो आज आप पढ़ा दें इनको। और शाम के टाइम में पढ़ाना था। सर मोहसन ने मैसेज कर दिया जी, तुसी जानो ਤੁਹਾਡਾ काम जाने, मैं नहीं आंदा तो मैंने कहा अच्छा मैं जानता हूँ, सर आप जरा इनको आज पढ़ाएं ठीक है। हाफ लाइफ,
हाफ लाइफ बेसिकली क्या होती है? इट इज इम्पॉसिबल। आप किसी भी के बारे में भी नहीं कह, मिसाल के तौर पे देखें ना, अभी क्लास में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग, हम लोग बैठे हुए हैं, और उसमें से रॉकस्टार जो है ये बेचारा पता नहीं क्यों उदास है। हम 12 में से कौन फटने लगा है, कौन मरने लगा है, कैसे बता सकते हैं कौन पहले मरेगा? एडीजे पहले मरेगा? कौन पहले मरेगा, को कह सकता है? लेकिन अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर दुनिया की आबादी 1 करोड़ है, तो उसमें से 50 लाख लोगों के मरने में कितना टाइम लगता है? कितनी देर में आबादी आधी रह जाएगी? वी कैन सी समथिंग ना, हमारे पास पॉपुलेशन की ग्रोथ के रेट्स होते हैं, डेथ रेट्स होते हैं। तो एज अ हर्ड डिस्कशन हो सकती है। एक बंदा है, भेड़ें पाली हुई है उसने, 100 उसके पास भेड़ें हैं, ठीक है? वो 100 में से अब नेक्स्ट कौन सी मरेगी वो नहीं बता सकता, लेकिन उसको ये पता है कि कितनी देर लगती है, कितनी देर बाद एक भेड़ मरती मरती है इनमें से। कोई शेड का काम करता है जिसके पास मुर्गियां पाली हुई हैं, वो कौन सी मुर्गी मरने वाली उसको नहीं पता, स्टेबल कर ली है। तो ये मेरा ख्याल है साफ होने वाला है ड्रम स्ट्रम इसका कुछ। बहुत ठंडी करके पी है चाय मैंने, इतनी ठंडी करके पी है ना कि दुख हो रहा है कि मैंने चाय क्यों पी है। अब ऐसा कावा पिला दो मुझे कि मेरा आज ही 3 किलो वजन कम हो जाए। सॉरी यार, आप लोग अच्छा, आप लोग जब अभी तो आप लोग मुझे सामने देख रहे हैं, कभी आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आप लोग कितना अफसोस करें। हम क्या पढ़ते रहे हैं बीच में ही, कभी कोई डिस्कस, कभी यू नो ओहो, वाह वाह, क्या आ गया यार, छोड़े सारे काम। वाह वाह कभी वाह 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 कभार यार। बहुत अच्छी चीजें आ जाती है, कभी कभार बहुत रैंडम चीजें आ जाती है। यार ये सुने, छोड़े सारे काम। तो ये नहीं मिल रहा था ना कल, छोड़ो। चल जाना। ये जो दिल में। खैर हो जी, आवाज ऊंची कर लें। सर अभी देखो तक मजे, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ मुझे पता है, मजे की चीज देखो, वो रिकॉर्डिंग सुन रहा होगा, आएगी पढ़ान दे फिजिक्स, सुनना है ध्यान से। आप करते हैं, यही जीना हराम करते हैं। हाँ, मोहब्बत मिल नहीं सकती। चलना। मोहब्बत भूल गया शेर। मुझे मालूम है साहब, मगर खामोश रहता हूँ मोहब्बत कर जो बैठा। जिस आहा। तरफ देखूं मुकाम हूं, नजर आए कुछ नजर ना आए, जब तू नजर आए आहा। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय हाय आय हाय, हाय हाय। आए हाय यानी हाय हाय। आई हैव नेवर सीन समबडी सेल्फ ये जो प्रेज, दिल में कयाप अपने आप करते की हैं। तारीफ करने वाला अपने ही शेरों पे। मेरे अलावा कोई और भी हो सकता है, मैं नहीं समझता था। सो आई कुड हाईली रिलेट विद इट। मैं भी जब कोई मजेदार बात मेरे से लगती है कि मैंने कर दी है, मेरा भी दिल करता है मैं ऐसे ही बार बार कहूँ, हा क्या बात कर दी है, वाह वाह वाह, कमाल हो गया। खैर, हाफ लाइफ की बात करते हैं जी। इट इज इम्पॉसिबल टू नो कि कब को पर्टिकुलर न्यूक्लियस, कब को पर्टिकुलर बंदा मरेगा, लेकिन आबादी में कमी कैसे आती है, क्या हिसाब किताब होता है, हम एक अंदाजा कर सकते हैं। रेट एट विच द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल डिक्रीजेस कैन बी नोन, इसको कहते हैं हम हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन आपको आती होनी चाहिए, इट इज द टाइम टेकन फॉर हाफ द न्यूक्लियाई ऑफ दैट आइसोटोप ऑफ सैंपल टू डिके। क्या बेटे? नहीं यार, नहीं, अच्छी मूवी है। गेम यार, मैं नहीं, असल में ना, अब मेरा जमान बचपन में बच्चे खेलते हैं ना गेम्स, आई हैड वेरी स्मॉल बचपन, आई कुड नॉट डू दैट। नहीं यार, वो बस जल्दी जिम्मेदारियां पड़ गई सर पे। इन अदर वर्ड्स, द टाइम इट टेक्स फॉर द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल टू फॉल टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेवल, यानी आधा लेवल पे पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट इज योर हाफ लाइफ। डिफरेंट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ, डिफरेंट की हाफ लाइफ डिफरेंट होती है, और ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड से बिलियंस ऑफ ईयर्स तक डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं हम कार्बन डेटिंग की तरफ। एक पेपर में सवाल आया था, व्हाट इज कार्बन डेटिंग? क्या सवाल था? इंडिया के किसी पेपर में सवाल था, बड़ी हमारे बचपन में ये मीम बड़ी मशहूर हुई थी, बचपन से मुराद है आज से 10 एक साल पहले, मैं तब टीचर ही था, पढ़ाता ही था। तो बड़ी जबरदस्त मीम चली थी।
and the meme was, what is carbon dating? So the answer was by some boy, it is when a carbon dates the other carbon, and that was absurd. कार्बन डेटिंग क्या होती है, अब जरा गौर से समझो। कार्बन डेटिंग ये होती है कि जब भी आपको कोई चीज जमीन के नीचे से मिलती है, आप उसके अंदर कार्बन के एटम्स को देखते हैं कि उसके अंदर कितने आइसोटोप्स C12 वाले हैं और कितने आइसोटोप्स C14 वाले हैं। जो C12 वाले कार्बन के आइसोटोप्स हैं, दे आर वेरी स्टेबल। लेकिन ये जो C14 वाले हैं, या अल्लाह, मैं प्लीज एक मिनट ये कनेक्ट कर लूं, पता नहीं नहीं पता। द बैंक इज कॉलिंग अ लॉट, तो वही आई हैव टू टेल देम भाई आई डोंट नीड योर सर्विसेज। सो जो C12 है, दैट इज रादर स्टेबल। C12 काफी स्टेबल होता है। तो C14 जो होता है, ये C14 जो है ये रादर अनस्टेबल होता है कंपेयर टू C12। है ये भी स्टेबल, लेकिन कंपेयर टू C12 ये अनस्टेबल है। अब इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, ये डिके करता है। ये क्या करता है? तो हम बेसिकली हमने मेजर की हुई है कि कार्बन की हाफ लाइफ कितनी है। इस C14 की हमने मेजर की हुई है कि इसकी हाफ लाइफ, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि एक सैंपल में C14 कितना, कितने परसेंट होना चाहिए और कितने परसेंट है। यानी इफ आई थिंक कि किसी भी कार्बन के सैंपल में 90 ग्राम जो होता है, आउट ऑफ 100 ग्राम 90 ग्राम C12 होता है और 10 ग्राम C14 होता है। तो मैंने एक सैंपल देखा है, उसमें कार्बन के एटम्स देखे हैं, तो वो निकले हैं 5 ग्राम निकले हैं C14 और 90 ग्राम निकले हैं C12। तो इसका मतलब है जो 10 ग्राम C14 था, उसमें से आधा 50% डिके हो चुका है। 50% को क्या हो गया? इसका मतलब एक हाफ साइकिल, एक हाफ लाइफ का साइकिल कंप्लीट हो चुका है। उससे मुझे अंदाजा होता है कि कितने सैकड़ों साल पुरानी ये चीज है। ऐसे पता लगा कि डायनासोर कितने थाउजेंड ईयर्स पुराने हैं या कितने मिलियन। फॉसिल्स निकाली, कार्बन के एटम्स निकाले, देखा C14 वाले कितने डिके हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बन। अब आपको पता लग गया होगा इससे क्या बेनिफिट होता है। जी बेटे, थोड़ी ऊंची बोलो। बेटे नॉन अमाउंट नहीं होता ना, रिलेटिव अमाउंट पता होती है हमेशा। नॉन अमाउंट और रिलेटिव अमाउंट में फर्क क्या है? नॉन अमाउंट का मतलब है मुझे पता है कि इसमें 6 ग्राम था। कैसे पता होता है? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। रिलेटिव अमाउंट का पता होता है। कंपेयर भी किससे हो रहा था? C12 के साथ। बेस क्या बन जाती है हमारी? C12। ठीक है। In other words, the time it takes for the activity of a sample to fall half of its original level. Different isotopes की different half life होती है। C बात है कि अलग। Everything decays। ऐसा नहीं कुछ भी ऐसा है जो डिके नहीं करता। हाफ लाइफ कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम एन एक्टिविटी टाइम ग्राफ। पेपर में हमारे पास कभी कभी ऐसे ग्राफ आ जाता है। हमें पता है कि ये इस तरफ हमारे पास क्या एक्टिविटी हाफ कहाँ पे जाके हो रही है। हमें पता है ये हमारा रेडियो एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे जाके देखें, ये देखें, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, यहीं पे हाफ बनता है ना। यहां से हम टाइम मेजर करते हैं, ये इसकी हाफ लाइफ है। ठीक हो गया। इफ दिस इज 1 ईयर, अगर यहां से यहां का टाइम 1 ईयर है, इफ दिस इज 1 ईयर, इफ दिस इज, प्लीज लुक एट दिस, इफ दिस इज, तो अगला बॉक्स भी 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो मजीद हाफ हो जाएगी। आप टू बॉक्सेस से इधर आ जाएंगे। अगला बॉक्स भी 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाफ बॉक्स हो जाएगा। अगला बॉक्स भी 1 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, उसका भी हाफ पे आप चले जाएंगे। वी क्लियर ऑन दिस? और ये लाइन इस तरह ही बनेगी, इंफिनिटी को टच कर रही होगी। जी वोकर, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला है वोकर? क्या यार, मुझे ऊंची बोलो ना थोड़ी सी। क्या बेटे नहीं समझ आया? सवाल पूछो। बेटे ये इसका सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्टिविटी, ये देखो लिखा हुआ है। रेडियो एक्टिविटी कितना डिके हो रहा है। ओरिजिनल है ये, जीरो नहीं है। ये ओरिजिनल सैंपल मेरे पास ये था। जब स्टार्ट किया मैंने एक्सपेरिमेंट तो ये चल रहा था। जी 0.25 आएगा, फिर 0.125 आएगा। जी वो तो पता लग गया। ठीक है। द टाइम इट टेक्स फॉर द एक्टिविटी को 100% से 50% पे आने पे वो हाफ लाइफ है, उससे 20% आने पे सेकंड का आपका साइकिल आ गया। हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट होती है किसी भी आइसोटोप के लिए। ठीक है बेटे।
समझ आ गई ये बात? हाफ लाइफ कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल। ये देखें, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ आइसोटोप्स रिमेनिंग वन, फिर उसके बाद हाफ हो गया, उसके बाद क्वार्टर हो गया। देख लें साइकिल कंप्लीट होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है, एंड दिस गोज ऑन फॉर एवर। हाफ लाइफ ग्राफ्स, टू कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ सैंपल हम ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिजिनल एक्टिविटी को नोट करें, उसको ओरिजिनल वैल्यू को ए जीरो ए नॉट कह दें। हाफ वैल्यू को आप एक्टिविटी का हाफ ले लें। अक्रॉस एक्स एक्सिस मैंने अभी जो ऊपर करके दिखाया, क्वेश्चन ही सीधा सॉल्व कर लेते हैं। द रेडियो आइसोटोप्स ऑफ टेक्नेटियम कोई सब्सटेंस है, इसको एक्सटेंसिवली मेडिसिन में हम यूज करते हैं। द ग्राफ बिलो शोज हाउ द एक्टिविटी ऑफ सैंपल वेरीज विद टाइम। इसको कहाँ यूज करते हैं हम? इसको हम मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास आ गया जनाब। सवाल क्या है? डिटरमिन द हाफ लाइफ ऑफ दिस मटेरियल। भाई ये हाफ लाइफ है 8 की, ये 8 है ना मेरे पास। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? नंबर 8 आ रहा है ना। वाई एक्सिस पे बेटे 0 से 8 तक नहीं जा रहे हैं, तो उसका हाफ क्या है मेरे पास? 4। तो ये 4 से मैं नीचे आ गया जनाब, ये इसकी हाफ लाइफ हो गई। अब मुझे देखना है ये यूनिट क्या है, आवर्स। तो इसकी एक्टिविटी क्या बन गई? इसका 6 आवर्स। ये इसकी हाफ लाइफ। ठीक हो गया बकर जी। अब पर्टिकुलर ठीक है सर, आइसोटोप है, दोबारा बताएं। बेटे जो उसकी एक्टिविटी है उसको हाफ कर लेना आपने। हाफ लाइफ का मतलब एक्टिविटी हाफ कब हो जाएगी? ये एक्टिविटी, वालेकुम सलाम की एक्टिविटी 8 साइकिल्स उसके चल रहे थे। एक्टिविटी यानी उसकी रेडिएशन का कोई यूनिट है 8 का। अगर 8 आइसोटोप्स पर, ये काउंट रेट समझ लें, अगर उसका पहले 8 था, 4 होने में क्या टाइम लगा? ये 4 मैंने निकाला वाई एक्सिस से, मैं आया ग्राफ पे, एक्स एक्सिस से मैंने टाइम मेजर किया, टाइम आवर्स में गिवन है, लिहाजा मेरा 6 आवर्स हाफ लाइफ हो गई। आप इसके आप पे भी जाएंगे, 2 में जाएंगे तो आपको आगे फिर 12 आवर्स पे जाके ये मीट करेगी लाइन, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके। और आप पे जाएंगे तो ये 12 के बाद 18 आवर्स पे जाके मिलेगी, हम वो भी आगे सॉल्व लगा के देख सकते हैं। वी कैन लुक एट दैट एज वेल। 2 का हाफ 1 होता है, ये देखिएगा 18 पे जाके मिल रहा होगा, अगर ग्राफ ठीक बना होगा तो 18 पे जाके मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप मैं कंक्लूड करा पाया हूँ कि ये क्या चीज है। पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कंटेन्स 2 मिलियन अनडिकेड एटम्स। अनडिकेड एटम्स के 2 मिलियन है। आफ्टर अ ईयर देयर इज ओनली 500,000 एटम्स लेफ्ट अनडिकेड। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस मटेरियल? अब इसकी हाफ लाइफ फाइंड करनी है। 2 मिलियन है जी, 1 2 3, 1 2 3, हाफ हो जाएंगे तो कितने बनेंगे? 1 मिलियन। मजीद हाफ कर दें तो कितने रह गए? 500,000। हम अपने रिक्वायर्ड अमाउंट पे पहुंच गए। कितने साइकिल लगे हैं ये? 2 साइकिल लगे हैं। कितने साइकिल लगे हैं? देर इज दिस 1 साइकिल, राइट, एक साइकिल, एंड देन देर इज दिस अदर साइकिल। यहां तो कोई कंफ्यूजन? टोटल टाइम कितना उसने कहा था? 1 साल। कितने साल है? तो भाई यकीनन यहाँ पे 6 मंथ्स लगे हैं, और यहाँ पे भी 6 मंथ्स लगे हैं। हाफ लाइफ कितनी है इसकी? 6 मंथ्स। जी, किसी बच्चे को समझ नहीं आई प्लीज पूछ लें। ओके साहब, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ गई है? इज आयरीन इन द क्लास? When looking, अच्छा जी, when looking for the corresponding time for the activity, it is good practice to draw a line on the graph with your ruler। ये मैंने वो वैसे ही लिखा हुआ है कि आप जब भी ये बनाना चाहें, जैसे मैंने नहीं रूलर से लाइन बनाई है अभी, ये बस उसके बारे में लिखा हुआ है कि अच्छी प्रैक्टिस ये है कि रूलर के साथ लाइन बनाई, ज्यादा आंसर एक्यूरेट आ जाता है। आर वी क्लियर सो फार? थैंक यू फॉर दिस टाइम। मैं इसको यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, देर इज अ लिटिल स्मॉल टॉपिक लेफ्ट, और उसको भी नोट्स की सूरत में उसको भी अभी 5 मिनट बाद कराता हूँ। जब तक मैं वो उसका प्रिंट आउट निकालता हूँ, यू गाइज आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द वर्कशीट मीन वाइल। वर्कशीट्स तीनों आपको मिल गई हैं, प्लीज उन वर्कशीट्स को देखिए।